Hello friends, welcome on my YouTube channel Educational Empire. How's going your study? I hope सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी टीजीटी और बीजीटी के एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एज ऑफ मिल्टन से कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो मिल्टन से बिलोंग करते हैं सारे, और प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे जा चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्काई लोवर्ड एंड मटरिंग थंडर, सम सैड ड्रॉप्स वेप्ट एट कंप्लीटिंग ऑफ द मोर्टल सीन, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन्स बतानी है आपको कहाँ से ली गई है। ओके, तो फ्रेंड्स जो ये लाइन है आपकी, ये आपकी पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है, जो मिल्टन के द्वारा लिखा गया है पैराडाइज लॉस्ट। ओके, और ये क्वेश्चन आपका पीजीटी दिल्ली 2015 में पूछा जा चुका है। ओके, चलिए देखते हैं इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है इसके बारे में देखते हैं क्या है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट। देखिए ये जो पोएम है आपकी पैराडाइज लॉस्ट, ये एक एपिक पोएम है। इन दिस बुक जॉन मिल्टन डिक्लेयर्स दैट हिज एम इन द पोएम इज़ टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। और जो मिल्टन है वो इसमें डिक्लेयर करते हैं अपना उद्देश्य पोएम में, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, यानी कि व्यक्ति के लिए भगवान के तक जाने का रास्ते को जस्टिफाई करते हैं। ही यूज्ड पर्सोनिफिकेशन इन द गिवन लाइन्स एज गिविंग एन इनएनिमेट और नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट ह्यूमन क्वालिटीज़। और वो इसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करते हैं इनएनिमेट और नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट ह्यूमन क्वालिटीज़ के देकर इसको, और स्पीकिंग अबाउट इट एज इफ़ अलाइव, और इसके बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे कि जीवित हो। किसके बारे में बात की है इसमें? स्काई, थंडर यानी कि तूफ़ान, सम सैड ड्रॉप्स यानी कि बूंदे, सब आपको पता है या कि नॉन लिविंग है, बट इनको लिविंग मानकर इन्होंने इसके बारे में बात की है। तो यहाँ पर आपका पर्सोनिफिकेशन जो है यूज़ किया गया है। ओके, इन द गिवन लाइन्स द स्काई रिएक्ट्स एज इफ़ ह्यूमन व्हेन एडम्स ईट्स द एप्पल। और इसमें गिवन लाइन्स में जो है स्काई रिएक्ट्स करता है एक ह्यूमन की तरह, एक व्यक्ति की तरह, वहन जब एडम जो होता है वो एप्पल को खा लेता है, जो फॉरबिडन एप्पल होता है हेवन में, जिसको गॉड ने मना किया था कि वो एप्पल किसी को नहीं खाना है, फॉरबिडन फ्रूट था वो, बट फिर भी उसको एडम खा लेता है सैटर्न के उकसाने पर। तो तभी फिर जो स्काई होता है वो उस पर रिएक्ट्स करता है वो। ओके, तो फ्रेंड्स आपका इसमें से पैराडाइज लॉस्ट राइट है। आपकी जो बाकी 3 पोएम्स दी गई है, डॉन जुआन, ये आपके लॉर्ड बायरन के द्वारा लिखी गई है। डिवाइन कॉमेडी है, ये आपकी डांटे ने लिखी है। और द फेरी क्वीन है, ये आपको पता ही है, स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है। ओके, यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चंस तो आपकी यही कंप्लीट हो चुके हैं, और बाकी पैराडाइज लॉस्ट से भी आपके कई क्वेश्चंस आपके रेडी हो चुके हैं इसमें। और आपकी जो पैराडाइज लॉस्ट है ये आपकी 1667 में पब्लिश हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु डिसअप्रूव्ड मिल्टन्स लिसिडास फॉर इट्स इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी। कौन डिसअप्रूव्ड करता है मिल्टन की लिसिदास को इसकी इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी के लिए, यानी कि जो स्वाभाविक असंभवता इसमें शो की गई हुई है उसके लिए लिसिदास को डिसअप्रूव कर दिया गया था। और किसने किया था ये? तो ये सैमुअल जॉनसन ने किया था। ये आपका पीजीटी दिल्ली 2015 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका कुछ देखते हैं, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। In Life of Milton 1779, Samuel Johnson, who disapproved both of pastoralism and mythology in modern poetry, decried Lycidas for its inherent improbability। और सैमुअल जॉनसन ने अपने इसमें जो इन्होंने 1779 में बुक लिखी थी लाइफ ऑफ मिल्टन, इसमें इन्होंने इसको डिसअप्रूव कर दिया था, इसके पास्टोरलिज्म के लिए भी और मिथोलॉजी के लिए भी मॉडर्न पोएट्री में। इसके लिए उन्होंने इसकी डिक्राइड किया था, यानी कि इसकी निंदा की थी लिसिदास की। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और लिसिदास इज एन एलिजी दैट मिल्टन क्रिएटेड इन 1637। 1637 में लिसिदास जो है एलिजी है ये, और इसको लिखा गया था लामेंट द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। और इनके फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, जिनकी डेथ पर इन्होंने ये लिखा है। ओके, द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इन लिसिदास इन 193, और 193 लाइन्स इसमें दी गई है। आई होप ये आपको समझ आया हो। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग
रिगार्डेड सैटर्न एज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। निम्नलिखित में से सैटर्न को पैराडाइज लॉस्ट का जो रियल हीरो है किसने माना था? तो यहाँ पर आपका जो आंसर बी है, ऑप्शन नंबर बी है, राइट होगा एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज ने इनको रियल हीरो माना है पैराडाइज लॉस्ट का। और क्यों माना है देखिए, चलिए। सैटर्न इज़ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड अपीलिंग फिगर ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। एस.टी. कॉलरिज रिगार्डेड सैटर्न एज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, क्योंकि मेन स्टोरी जो होती है सैटर्न के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि उसमें उसको काफ़ी उसको पावरफुल उसमें शो किया गया है और वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल और अपीलिंग फिगर उसमें शो किया गया है, इसलिए इसको एस.टी. कॉलरिज ने रियल हीरोज का माना है। तो आपको याद रखना है इसको बिल्कुल अच्छे से, किसने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग दीज इज़ नॉट अमंग द यूनिवर्सिटी विट्स। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, तो यूनिवर्सिटी विट्स में से आपका कौन सा इसमें से नहीं है बताना है। थॉमस किड है आपका, थॉमस नैश भी है, क्रिस्टोफर मार्लो भी है, बट बेन जॉनसन इसमें से जो है यूनिवर्सिटी विट्स में नहीं आते आपके। चलिए इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दी गई है इसके बारे में। ए बंच ऑफ बोहेमियन राइटर्स, एक बोहेमियन राइटर का एक ग्रुप था ये, associated with either Oxford or Cambridge University, came forward in the literary canvas with their handful of contribution in the field of drama. Okay, they are called university wits. बोहेमियन राइटर्स का ग्रुप था ये, जो या तो ऑक्सफोर्ड से बिलोंग करते थे उनमें से, और कुछ उनमें से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। लिटरेरी कैनवास के लिए आए विद देयर हैंडफुल ऑफ कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ड्रामा, ड्रामा के फील्ड में अपना योगदान देने के लिए। दे आर कॉल्ड यूनिवर्सिटी विट्स, इनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा गया था। और इस ग्रुप में जो कौन कौन लोग थे वो आपकी लिस्ट ये है। 7 पोएट्स थे उसमें। जॉन लिली 1554 से 1606 तक इनका लाइफ पीरियड है ये। सेकंड है थॉमस लॉज आपके, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, जॉर्ज पील एंड थॉमस कीड। ओके, आपके 7 पोएट्स है जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखने हैं। कोई भी आपको 3 दे देगा उसमें से एक नहीं देगा, तो आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से जो राइटर्स थे आपके यूनिवर्सिटी विट्स थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेविथियन इज़ ए फेमस वर्क बाय। लेविथियन बताना है आपको किसका वर्क है ये। तो यहाँ पर ये थॉमस हॉब्स का वर्क्स है। ओके, थॉमस हॉब्स का एक वर्क है ये, और ये आपका पीजीटी 2015 में पूछा गया था दिल्ली वाले एग्ज़ाम में। इसकी थोड़ी सी ये आपको डेफिनेशन दी गई है, बट लेविथियन इज़ ए फेमस वर्क बाय थॉमस हॉब्स, और ये थॉमस हॉब्स का एक फेमस वर्क है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1651 में इसको पब्लिश किया गया था। इट रिगोर्सली आर्ग्यूज दैट सिविल पीस एंड सोशल यूनिटी आर बेस्ट अचीव्ड बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कॉमनवेल्थ थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और इस पर आर्ग्यू किया गया है, रिगोर्सली मतलब बहुत ही कटु इस पर आर्ग्यू किए गए थे कि सिविल पीस और जो सोशल यूनिटी है वो बहुत ही बेस्ट अचीव्ड थे इसके द्वारा, इसके एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, ऑफ ए कॉमनवेल्थ थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। इन दिस इंट्रोडक्शन, और इस इंट्रोडक्शन में इसके ही डिस्क्राइब्स दिस कॉमनवेल्थ एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, और इस अपने इंट्रोडक्शन में जो है वो कॉमनवेल्थ को डिस्क्राइब करते हैं एज एन आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में, एंड एज ए बॉडी पॉलिटिक दैट मिमिक्स द ह्यूमन बॉडी, और एक बॉडी पॉलिटिक्स के रूप में भी जो ह्यूमन बॉडी को मिमिक्स करते हैं, ह्यूमन बॉडी को शो करते हैं। ठीक है, द फ्रंट इज़ पीस टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ लेविथियन, और इसका जो फ्रंट पीस है वो फर्स्ट एडिशन इसका लेविथियन था। विच हॉब्स हेल्प्ड, जो हॉब्स की हेल्प करते हैं। डिज़ाइन पोर्ट्रेज द कॉमनवेल्थ एज ए गिग्नेटिक ह्यूमन फॉर्म बिल्ट आउट ऑफ द बॉडीज ऑफ इट्स सिटीजन्स। जो हॉब्स की जो है हेल्प करते हैं डिज़ाइन करने में कॉमनवेल्थ की गिग्नेटिक ह्यूमन फॉर्म, मतलब उसको जो ह्यूमन फॉर्म में उसने उसको शो किया है उसमें उसकी हेल्प करते हैं पूरी। द सोवर्जन एज इट्स हेड, और इसके सोवर्जन जो है इसकी हेड को शो करता है। हॉब्स कॉल्ड दिस फिगर्स द लेविथियन, ए वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द हिब्रू फॉर सी मॉन्स्टर, और सी मॉन्स्टर जो है उसके रूप में हिब्रू से लिया गया है ये।
ओके। एंड द नेम ऑफ ए मॉन्स्ट्रियस सी क्रीचर अपीयरिंग इन द बाइबल, और जो नेम है मॉन्स्ट्रियस सी क्रीचर ये बाइबल में अपीयर होता है। द इमेज कंस्टिट्यूट द डेफिनेटिव मेटाफर फॉर होप्स परफेक्ट गवर्नमेंट, और जो इमेज है ये कंस्टिट्यूट करती है डेफिनेटिव मेटाफर को फॉर होप्स परफेक्ट गवर्नमेंट, होप्स की जो परफेक्ट एकदम गवर्नमेंट होती है उसके लिए। हिज टेक्स्ट अटेम्प्ट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ द लेविथियन फॉर प्रिजर्विंग पीस एंड प्रिवेंटिंग सिविल वॉर, और उसका जो टेक्स्ट है अटेम्प्ट्स टू प्रूव द नेसेसिटी को प्रूव करने के लिए कोशिश करता है ऑफ द लेविथियन के, फॉर प्रिजर्विंग पीस एंड प्रिवेंटिंग सिविल वॉर को प्रिवेंट यानी कि रोकने के लिए, और शांति प्रिजर्व करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए। ओके इसके कुछ अदर फैक्ट्स दिए गए हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 बुक्स, जो लेविथियन है आपकी 4 बुक्स में डिवाइडेड है। दीज बुक्स आर ऑफ मैन, ऑफ कॉमनवेल्थ, ऑफ द क्रिश्चियन कॉमनवेल्थ एंड ऑफ द किंगडम ऑफ डार्कनेस। ये जो है इसकी 4 बुक्स के नेम है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मिल्टन लिसिदास इज एन, मिल्टन का जो लिसिदास है वो क्या है आपका, तो ये आपका एलिजी है एक। लिसिदास इज ए पोएम बाय जॉन मिल्टन रिटन इन 1637 फॉर इंक्लूजन इन ए वॉल्यूम ऑफ एलिजीज पब्लिश्ड इन 1638, और 1638 में पब्लिश हुई थी, यानी कि इसको 1637 में लिखा गया था जॉन मिल्टन ने, और 1638 में पब्लिश हुई थी। टू कॉमेमोरेट, और ये कॉमेमोरेट है द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग, यानी कि इनके फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, उनकी डेथ पर ये लिखी गई थी। मिल्टन्स कॉन्टेम्प्ररी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, जो मिल्टन के समकालीन थे, यानी कि मिल्टन के साथ ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे उनके साथ। हु हैड ड्रोड इन ए शिपरैक इन अगस्त 1637, और इनकी जो डेथ हुई थी वो शिपरैक में हुई थी, यानी कि ये डूब गए थे पानी में, शिप में थे एक जब, और उनकी मौत हो गई थी। द पोएम मॉन्स द लॉस ऑफ ए वर्चुअस एंड प्रोमाइसिंग यंग मैन, और जो ये पोएम है विलाप करती है एक वर्चुअस और प्रोमाइसिंग यंग मैन के लेकर, यानी कि बहुत ही अच्छे थे और प्रोमाइसिंग यंग मैन थे वो। एम्बार्क अपॉन ए करियर एज ए क्लर्जीमैन, और वह क्लर्जीमैन के रूप में उनका करियर जो था वो था। अडोप्टिंग द कन्वेंशन ऑफ द क्लासिकल पास्टोरल एलिजी, अडोप्टिंग द कन्वेंशन ऑफ द क्लासिकल पास्टोरल एलिजी, क्लासिकल पास्टोरल एलिजी की जो कन्वेंशन था उसको अडोप्ट किया हुआ है इसमें। लिसिदास वॉज ए शेफर्ड इन वर्जिल्स इकोलॉग्स, और जो लिसिदास था वो वर्जिल के इकोलॉग में एक शेफर्ड था, यानी कि गडरिया था, वहाँ से लिसिदास वर्ड लिया गया है। मिल्टन म्यूजेस ऑन फेम, द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस एंड हेवनली जजमेंट। कुछ अदर फैक्ट्स देख लेते हैं पोएम के बारे में। मिल्टन्स एलिजी लिसिदास इज़ ऑल्सो नोन एज मोनोडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए, इसको मोनोडी भी जाना जाता है इसके रूप में भी, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में कई बार, आपके रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विद, मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट है वो किसके साथ शुरू होती है, बिगिंस होती है वो, तो वो आपकी ऑप्शन नंबर बी राइट है, इन्वोकेशन के साथ ये स्टार्ट होता है। ओके, इन्वोकेशन के साथ स्टार्ट होता है। जॉन मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विद द इन्वोकेशन, इन्वोकेशन के साथ शुरू होता है। विच इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एपिक पोएट्री, जो है एपिक पोएट्री का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, इनकी फीचर है इसका बहुत इंपॉर्टेंट। ऑफ द एड ऑफ द हेवनली म्यूज एंड स्टेटमेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ हिज एपिक कॉन्स्टिट्यूट्स द फर्स्ट 26 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। हेवनली म्यूज का जो एड है एंड स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट इसके सब्जेक्ट का स्टेटमेंट है, ऑफ हिज एपिक उसका जो एपिक है कंस्टिट्यूट करता है फर्स्ट 26 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट की जो पहली जो 26 लाइनें हैं सो उसको। द एंटायर स्टैंजास कंसिस्ट ऑफ 2 सेंटेंसेस, और जो पूरा का पूरा स्टैंजा है वो 2 सेंटेंसेस को कंसिस्ट करता है इसके। द इन्वोकेशन ऑफ इज ऑब्वियसली मॉडल्ड ऑन क्लासिकल एंड क्रिश्चियन एपिक्स, और जो इन्वोकेशन है इसमें वो पूरा का पूरा ही क्लासिकल और क्रिश्चियन एपिक्स पर मॉडल्ड है। एंड कॉन्टेंट्स मल्टीपल एंड वेराइड अलूशन टू देम, और उसमें जो कॉन्टेंट्स इसमें शामिल है मल्टीपल और वेराइड अलूशंस। ओके, कुछ फैक्ट्स देखते हैं और। एडम, ईव एंड सैटन आर द चीफ कैरेक्टर्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। एडम, ईव और सैटन जो थे इसकी चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसके तीनों ही पैराडाइज लॉस्ट के आपके। ही रोट पैराडाइज रिगेन्ड आफ्टर ब्लाइंडनेस,
और इसके जो पैराडाइज रिगेंड जो आया था इसके बाद 1671 में आया था ये, और ये इनके ब्लाइंडनेस के बाद आता है। ओके, ही बिलोंग्स टू द एज ऑफ एलिजाबेथ, और ये जो है एलिजाबेथ एज से बिलोंग करते थे मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। ओके, सर्व इन हेवन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा इसमें। इसको वर्ड, इस लाइन को आपको पूरा करना था। आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि हेल में यानी कि नर्क में शासन करना अच्छा है देन सर्व इन हेवन, स्वर्ग में सेवा करने की अपेक्षा स्वर्ग में शासन करना बेटर है, ये सैटर्न ने लाइन बोली थी। ठीक है, द वर्ड हेवन दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। सैटर्न इज़ द फर्स्ट मेजर कैरेक्टर इंट्रोड्यूस्ड इन द पोएम। इस पोएम में जो है सैटर्न जो है फर्स्ट मेजर कैरेक्टर होता है। सैटर्न इज़ फॉर ऑल ऑफ अस वेदर फेथफुल और नॉट। सैटर्न जो होता है, शैतान जो है इसमें, वो हम सबके लिए है, फेथफुल है या नहीं। द सुप्रीम एम्बॉडीमेंट ऑफ ईविल, और जो सुप्रीम एम्बॉडीमेंट है वो ईविल का यानी कि बुराई का, वो सुप्रीम पावर है वो। मैनी नेम्स वी नो हिम बाय, उसको बहुत सारे नेम दिए गए हैं। लूसीफर, द एनिमी, द एंटीक्रिस्ट, सैमुअल द फॉलन वन एंड द डेविल, और उसको डेविल भी कहा गया है। आर द फ्यू ऑफ द मोर वेल नोन, इनमें से कुछ है जो बहुत ही अच्छे से जाने गए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम है इसकी। येट, फिर भी, बाई वॉट एवर नेम वी कॉल हिम टू ऑल ही इज़ ईविल इनकारनेट, हम उसको किसी भी नाम से जाने बट उसको ईविल यानी कि बुराई का ही वो उसमें शो किया गया, बुराई उसकी। अदर फैक्ट्स, मिल्टन बिलोंग्स टू पुरिटन एज, ये पुरिटन एज से बिलोंग करते हैं जो मिल्टन थे। लिसिडास, कॉमस ऑन हिज ब्लाइंडनेस आर द पोएम्स ऑथर्ड बाय हिम, और मिल्टन के द्वारा लिखी गई पोएम्स है जो फेमस पोएम्स है इनकी। लिसिडास जो है एलिजी है, कॉमस है इनका मास्क्यू है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये इसकी इनकी पोएम्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, मिल्टन इज मोस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। मिल्टन इज मोस्ट फेमस फॉर हिज, मिल्टन जो है बहुत ही फेमस है किसके लिए, इनको इनके ग्रैंड स्टाइल के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, जॉन मिल्टन को। जॉन मिल्टन वॉज मोस्ट फेमस फॉर हिज ग्रैंड स्टाइल, उनके ग्रैंड स्टाइल के लिए बहुत ही फेमस है ये। हिज चॉइस ऑफ स्टाइल फॉर हिज लेट एपिक इज़ क्यूरियस, और उनकी जो चॉइस है स्टाइल की इनकी फॉर हिज लेट एपिक्स इज़ क्यूरियस, बहुत ही जिज्ञासु है, स्पेशली कंसिडरिंग हिज अर्लियर एडमिरेशंस और एंड इमिटेशन ऑफ पेट्रार्क, डांटे एंड ओविड, इन्होंने इनका इमिटेशन किया है। ओके, येट फिर भी एज एन ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन के रूप में, ही टर्न टुवर्ड्स ए डेंसली फिलोसफिकल स्टाइल ऑफ राइटिंग, एक डेंसली फिलोसफिकल स्टाइल ऑफ राइटिंग के और ये टर्न हुए। इन्फ्लुएंस्ड बाय द डायलॉग्स ऑफ प्लेटो, और प्लेटो के डायलॉग से प्रभावित थे ये। विच इन हिज लेटर लाइफ ही, और जिसमें अपनी लेटर लाइफ में ही टर्न टू ऑलमोस्ट टू द एक्सक्लूशन ऑफ एवरीथिंग एल्स, ये जो थे प्लेटो अपने टर्न हुए ऑलमोस्ट बन के पूरी तरह ही एक्सक्लूशंस ऑफ एवरीथिंग एल्स। मिल्टन्स लेट ग्रैंड स्टाइल, मिल्टन्स का जो लेट ग्रैंड स्टाइल फाउंड इट्स फुल एक्सप्रेशंस इन पैराडाइज लॉस्ट, इसकी जो फुल एक्सप्रेशंस मिलते हैं वो पैराडाइज लॉस्ट में मिलते हैं। एंड इट्स सीक्वल पैराडाइज रिगेन्ड, और इसके सीक्वल में एक पैराडाइज रिगेन्ड आया था, ये आपका 1667 में आया था पैराडाइज लॉस्ट, और पैराडाइज रिगेन्ड जो था आपका 1671 में आया था। इज़ क्लियरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लैंग्वेज ऑफ द बाइबल, पूर्ण रूप से इन्फ्लुएंस है, प्रभावित था बाइबल की लैंग्वेज से। हिज स्टाइल एंड सब्जेक्ट मैटर, और इनकी जो शैली थी यानी कि स्टाइल था और सब्जेक्ट मैटर था, विषय वस्तु थी, वुड हैव एन इमेंस इन्फ्लुएंस ऑन सक्सीडिंग जनरेशन ऑफ पोएट्स, जो सक्सीडिंग जनरेशन थी पोएट्स की उनसे ये काफ़ी प्रभावित था इनका शैली और जो सब्जेक्ट मैटर था। जॉन कीट्स रिगार्डेड मिल्टन एज ए ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड क्यूरियोसिटी, और जॉन कीट्स ने इनको मिल्टन को माना है ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड क्यूरियोसिटी, ये जो कोट्स है इसके इनके बारे में जॉन कीट्स ने दी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पैराडाइज लॉस्ट इन इज़ रिटन इन, पैराडाइज लॉस्ट जो है आपकी लिखी गई है किसमें, ये आपकी ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। ओके, कई बार पूछा जा चुका है, देखिए TGT 2011 वाले क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन। पैराडाइज लॉस्ट इज़ एन एपिक पोएम, ये एक एपिक पोएम है
रिटन इन ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। वन ऑफ द ग्रेट लेट वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन, और ये ग्रेट इनके बहुत बड़ा ही मिल्टन का जो है लेट वर्क था ये। ओरिजिनली इशूड इन 10 बुक्स इन 1667, 1667 में ये जो था ओरिजिनली इशू हुआ था 10 बुक्स में। एंड विद बुक 7 and 10 ईच स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, जो इनका 7 पार्ट्स था और 10 जो 7 और 10 बुक्स थी, इनको दोनों को 2-2 बुक्स में बाद में डिवाइड कर दिया गया। यानी कि जो 7 बुक थी, 7th वाली और 10th वाली, उसको 2-2 भागों में डिवाइड किया गया, जिससे इनको फिर ये पब्लिश हुई 12 बुक्स में इन सेकेंड एडिशन ऑफ 1674। 1674 में दोबारा इसको पब्लिश किया गया सेकेंड एडिशन के रूप में, तब इसमें 12 बुक्स हो गई थी। बट ओरिजिनली जो पब्लिश हुई थी वो 10 बुक्स में ही हुई थी। मैनी स्कॉलर कंसिडर्ड पैराडाइज लॉस्ट टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम इन द इंग्लिश लैंग्वेज। और बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, वो मानते हैं पैराडाइज लॉस्ट को एक ग्रेटेस्ट पोएम्स इंग्लिश लैंग्वेज में। इट टेल्स द बाइब्लिकल स्टोरी ऑफ द फॉल फ्रॉम द ग्रेस ऑफ एडम एंड ईव। और जो ये है हमें बाइब्लिकल स्टोरी जो है उसके बारे में बताती है, एडम और ईव के पतन के बारे में। ओके, कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। गॉड, लूसीफर यानी कि सैटर्न को माना गया है लूसीफर। एडम एंड ईव आर द मेन कैरेक्टर्स इन द पोएम, इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं ये। मैनी अदर वर्क्स ऑफ आर्ट्स हैव बीन इंस्पायर्ड बाय पैराडाइज लॉस्ट। बहुत सारे और वर्क्स हैं जो पैराडाइज लॉस्ट से इंस्पायर थे। नोटेबली जोसेफ हेडन्स ओरेशियो, जैसे कि जोसेफ हेडिसन का ओरेशियो, द क्रिएशन 1798 में, एंड जॉन कीट्स लॉन्ग पोएम एंडीमियन। एंडीमियन में भी इसका इन्फ्लुएंस मिलता है। मिल्टन रोट ए कंपेनियन पीस पैराडाइज रिगेंड इन 1671। इसके साथ एक और बुक आई थी इनकी, पैराडाइज रिगेंड 1671 में, विच ड्रामेटाइज द टेम्पटेशन ऑफ क्रिस्ट, जो क्रिस्ट के टेम्पटेशन के बारे में ड्रामेटाइज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेज बुक्स। पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स थी? TGT 11 में पूछा गया है 2011 में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 12। ओके, जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेज 12 बुक्स। इसमें 12 बुक्स हैं। दिस एपिक पोएम वॉज रिटन इन ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। द 12 बुक्स स्ट्रक्चर द टेक्निक ऑफ बिगनिंग इन मीडियास रेस। और मीडियास रेस में जो है इसकी शुरुआत होती इन द मिडल ऑफ द स्टोरी, और स्टोरी के बीच में। द इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज़ की इन्वोकेशन से, यानी कि म्यूज़ देवी होती है ये, उसके आह्वान के साथ। एंड द यूज़ ऑफ द एपिक क्वेश्चंस आर ऑल क्लासिकली इंस्पायर्ड। और जो एपिक के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे ही क्लासिकली इंस्पायर्ड है। द सब्जेक्ट मैटर हाउएवर इज़ डिस्टिंक्टली क्रिश्चियन। और जो सब्जेक्ट मैटर है वो पूरा का पूरा ही क्रिश्चियन है इसमें। अदर फैक्ट्स देखते हैं इसके बारे में। ही यूज द पोएट्री इन ग्रैंड स्टाइल में पोएट्री को यूज़ करते थे। ही बिकेम ब्लाइंड इन 1652 में टोटली ब्लाइंड हो चुके थे। एंड द रोमांटिक पोएट्स विलियम ब्लेक एंड P.B. शेले शो सैटर्न एज द रियल हीरो ऑफ द पोएम। और आपको याद रखना है कि P.B. शेली, विलियम ब्लैक और अभी आपने एक पीछे और पोएट एक और पढ़े हैं जिन्होंने इसको रियल हीरो माना है। कौन थे वो? आपके S.T. कोलरिज। तो आपको याद रखना है इन लोगों ने इनको जो सैटर्न है उसको रियल हीरो माना है। एंड अपलोडेड हिज रिबेलियन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ हेवन। और उसको सराहना की है जो हेवन के अगेंस्ट विद्रोह उसने किया। ओके, नेक्स्ट 12। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप। इनमें से कौन से पोएम में जो है मिल्टन ने प्रमोट किया है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि स्पीच की फ्रीडम को, एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप। तो फ्रेंड्स ये तो आपको पता ही है, एरोपैजिटिका है ये, जो इन्होंने 1644 में जो है लिखी थी। जॉन मिल्टन्स एरोपैजिटिका ऑफ 1644 ए रिएक्शन टू द पनिशमेंट ऑफ प्रेस फ्रीडम। कैंपेनर्स सच एज जॉन लिलबर्न वॉज ए पावरफुल कॉल अगेंस्ट सेंसरशिप। ये एक पावरफुल कॉल थी सेंसरशिप के अगेन। ओके, व्हेन द प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड, जब प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट की गई थी, इट बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमीज ऑफ द स्टेट एंड द चर्च। और ये जो थी सबसे बड़ी एनिमी, मतलब सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था ये स्टेट का और चर्च का। बोथ वर डिटरमाइंड टू कंट्रोल इट।
और दोनों के दोनों ही इसको चाहते थे कंट्रोल करना। मिल्टन्स लास्टिंग इम्प्रेशन, मिल्टन का जो लास्ट इम्प्रेशन था, हैज़ कम फ्रॉम हिज एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट के रूप में इसमें आया था, पैराडाइज लॉस्ट से आया था। एंड पॉल मेकल पैम्फलेट एरोपैजिटिका, और जो पॉल मेकल पैम्फलेट था इनका एरोपैजिटिका, वो भी एरोपैजिटिका वॉज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट जॉन लिलबर्न्स ट्रीटमेंट। और जो ये एरोपैजिटिका था ये जॉन लिलबर्न के ट्रीटमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट था, बिल्कुल उसके खिलाफ। एंड वॉज द फर्स्ट ग्रेट इम्पैशंड प्ली फॉर फ्री स्पीच, और जो था ये पहला ग्रेट इम्पैशंड प्ली था, ओके, फ्री स्पीच के लिए। रिमाइंडिंग पार्लियामेंट that when God created Adam, he gave him the freedom to choose, कि जैसे कि जब उनको याद दिलाता है पार्लियामेंट को कि जब गॉड ने आदम को क्रिएट किया था तो उसने भी उसको फ्रीडम दी थी चूज़ करने की, बट उसने हेवन को चूज़ नहीं किया था, उसने हेल को चूज़ किया था और फॉरबिडन फ्रूट को खा लिया था। जॉन मिल्टन वॉज ए सिविल सर्वेंट, जॉन मिल्टन जो थे सिविल सर्वेंट थे। 1645 में जॉन लिलबर्न रोट हिज एंटी सेंसरशिप पैम्फलेट, इन्होंने 1645 में जॉन लिलबर्न ने अपनी एंटी सेंसरशिप पैम्फलेट लिखी थी। स्टेट कंट्रोल ऑफ प्रिंटिंग हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी VIII, और स्टेट कंट्रोलिंग प्रिंटिंग जो थी उसको हेनरी VIII के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। व्हेन वॉज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड, पैराडाइज लॉस्ट जो थी वो कब पब्लिश हुई थी? देखिए TGT 2011 में आपको ये क्वेश्चन आया था आपको। फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन कराने का हमारा जो एम है वो है कि आपको पता चले कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, और दूसरा इसमें आपको जो ये आपको डेफिनेशंस पा के नीचे इसका बारे में दिया गया है डिटेल्स में, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आपके एक क्वेश्चन के साथ कई सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर हो रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बी, इसका 1667 में ये पब्लिश हुई थी। देखते हैं इसके बारे में। जॉन मिल्टन्स एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1667, और ये देखिए ओरिजिनल रिटन इन 10 बुक्स में रिटन हुई थी ये। ही रिवर्कड इट एज 12 फॉलोइंग द मॉडल ऑफ वर्जिल्स एनेड, वर्जिल के एनेड्स के मॉडल को फॉलो करते हुए इसमें फिर 12 बुक्स में रिवर्क हुआ इसका। इन द वर्क मिल्टन एक्सप्लोर्स द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन काइंड बाई गॉड, और मिल्टन इसमें एक्सप्लोर करते हैं गॉड के द्वारा ह्यूमन काइंड का क्रिएशन को। द टेम्पटेशन इन ईडन, जो ईडन गार्डन में है उसके लोभ को उसमें शो करते हैं, ईडन में जो फ्रूट होता है। सैटन्स एम्बिशन एंड फॉल एंड द कंसेप्ट ऑफ सिन, सैटन की एम्बिशन को यानी कि उसकी महत्वाकांक्षा, एंड फॉल और पतन, एंड कंसेप्ट ऑफ सिन और पाप के उसके जो कंसेप्ट था पाप का वो। अदर फैक्ट्स देखते हैं। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज रिलेटेड टू मैरी शैली, सी फ्रैंकेनस्टीन, मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है वो रिलेटेड है मैरी शैली की फ्रैंकेनस्टीन से। कॉमर्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस आर ऑथर्ड बाय जॉन मिल्टन, और ये भी इनके द्वारा लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मी थॉट आई सॉ माई लेट एस्पोज्ड सेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसमें पूछा है किसकी मेमोरी में मिल्टन ने ये जो सोनेट था इनका, मी थॉट आई सॉ माई लेट एस्पोज्ड सेंट, ये एक सोनेट था इनका, किसकी मेमोरी में लिखा था ये बताना है। तो ये इनकी सेकंड वाइफ थी कैथरीन वुडकॉक, इनकी मेमोरी में इन्होंने ये लिखा था। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। इन 1657 जॉन मिल्टन सेकंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक डाइड। 1657 में इनकी वाइफ जो थी कैथरीन वुडकॉक, ये डेथ हो गई थी इनकी। द मैन हु राइट्स, और व्यक्ति जिसने लिखा मी थॉट आई सा माई लेट एस्पोज्ड सेंट, वन हु सफ़र्स ए टोन ऑफ एक्सट्रीम बमर्स, जो एक्सट्रीम बमर्स के टोन से जो सफ़र्स कर रहे थे। ऑल इन ए रो ऑल द वाइल डीलिंग विद ए फिजिकल इन्फॉर्मिटी, इनकी फिजिकल जो दुर्बलता थी उनकी उससे डील कर रहे थे। हिज ब्लाइंडनेस, जो उनकी ब्लाइंडनेस थी, विच कॉजेज हिम टू डाउट हिज एबिलिटी टू कैरी आउट द वर्क दैट इज़ मोस्ट मीनिंगफुल टू हिम, और ये जो उनकी अंधापन था उनका वो कारण बन रहा था उनकी अंदर की एबिलिटी को बाहर लाने के लिए, ठीक है। सम ऑफ द फैक्ट्स। मी थॉट आई सॉ माई लेट एस्पोज्ड सेंट इज़ ए सोनेट, यह एक सोनेट था जैसे कि मैंने बताया है आपको पहले ही।
मैरी पॉवल वॉज मिल्टन्स फर्स्ट वाइफ, और जो मैरी पॉवल थी इनकी मिल्टन की फर्स्ट वाइफ थी, और सेकंड आपकी कैथरीन वुडकॉक थी। और इन्होंने 3 शादियाँ की थी। इनकी थर्ड वाइफ भी थी जिसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कमेंट करके। मैंने आपको मिल्टन की बायोग्राफी कराई है, उसमें फुल डिटेल्स में मैंने आपको उसके बारे में बताया है सब कुछ। जिसने नहीं देखी है वीडियो प्लीज़ आई बटन में लिंक दिया गया है, जहाँ कर देख सकता है। आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं इनकी थर्ड वाइफ का नेम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। बाय व्हाट एज हैड मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड? कितनी एज में जो मिल्टन थे वो टोटली ब्लाइंड हो चुके थे? तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा आपका 44 एज में ये ब्लाइंड हो गए थे टोटली। TGT 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है आपका। जॉन मिल्टन लॉस्ट हिज आईसाइट एट द एज ऑफ 44 ड्यू टू एक्सेसिव राइटिंग दैट ही हैड टू डू सो एज गवर्नमेंट सर्वेंट। और ये जो था इनका एक्सेसिव राइटिंग के वजह से हुआ था जब ये गवर्नमेंट सर्वेंट थे। बाय दैट टाइम, उस टाइम ही हैड नॉट इवन स्टार्टेड राइटिंग द एपिक पोएम। तब तक इन्होंने एपिक पोएम लिखनी शुरू नहीं की थी। सम अदर फैक्ट्स। थॉमस एलवुड वॉज हिज यंग लैटिन पीपल फ्रेंड्स। थॉमस एलवुड जो थे उसके यंग लैटिन पीपल फ्रेंड्स थे। इन 1649 ही वॉज अपॉइंटेड लैटिन सेक्रेटरी टू द काउंसिल ऑफ स्टेट एट ओलिवर क्रोमवेल। और 1649 में उनको अपॉइंट किया गया था लैटिन सेक्रेटरी के रूप में टू द काउंसिल ऑफ स्टेट टू ओलिवर क्रोमवेल के काउंसिल के स्टेट में, मतलब स्टेट काउंसिल में उनकी। ही वॉज ऑल्सो फेमस फॉर एरोपैजिटिका। वो एरोपैजिटिका के लिए भी बहुत फेमस थे। ए पावरफुल ऐसे रिप्रूविंग सेंसरशिप। पावरफुल ऐसे था सेंसरशिप रिप्रूविंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज जॉन मिल्टन बोर्न? जॉन मिल्टन कब बोर्न हुए थे? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी जो राइट है। ये भी आपका TGT 2011 में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। 9 दिसंबर 1608 में इनका जो था बर्थ हुआ था इनका। जॉन मिल्टन वॉज बोर्न ऑन 9 दिसंबर 1608 लंदन इंग्लैंड में हुआ था। ही वॉज अ ग्रेट इंग्लिश पोएट। वो ग्रेट इंग्लिश पोएट थे, पैम्फलेटर थे एंड हिस्टेरियन थे। कंसिडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंग्लिश ऑथर, और इनको एक मोस्ट सिग्निफिकेंट इंग्लिश ऑथर माना गया था आफ्टर विलियम शेक्सपियर के बाद। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर पैराडाइज लॉस्ट, और वो उनको पैराडाइज लॉस्ट के लिए भी बेस्ट जाना जाता है इनको। वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट एपिक पोएम इन इंग्लिश, और इन्हें इंग्लिश में एक महान जो एपिक पोएम था वो दिया इनको वाइडली रिगार्डेड था, मतलब इनको इसके रूप में जाना जाता है। एपिक पोएम इन्होंने जो लिखी थी पैराडाइज लॉस्ट, टुगेदर विद पैराडाइज लॉस्ट एंड सैमसन एगोनिस्ट। पैराडाइज लॉस्ट और सैमसन एगोनिस्ट जो थे इन्होंने टुगेदर पब्लिश किए थे। और कब किए थे? 1671 में, सॉरी 1671 में आए थे। ठीक है। मिल्टन्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट। इट कन्फर्म्स मिल्टन्स रेपुटेशन एज ए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, और ये इनकी जो है कंफर्म करते हैं बिल्कुल मिल्टन की रेपुटेशन इंग्लिश पोएट के महाकाव्यों में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 17। हु सेड दैट इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल पार्टी विदाउट नोइंग इट? किसने कहा था पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में कि मिल्टन जो है डेविल पार्टी से बिलोंग करते हैं इसको जाने बिना? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, विलियम ब्लेक ने इनको कहा था ये। इट वॉज विलियम ब्लेक हु ऑब्जर्व्ड दैट मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल पार्टी विदाउट नोइंग इट इन पैराडाइज लॉस्ट। द रिमार्क implies that Milton consciously glorified Satan, especially in book first of Paradise Lost। और जो ये रिमार्क था इम्प्लाइज करता है मिल्टन को अनकॉन्शियसली ग्लोरीफाइड सैटन, और अनकॉन्शियसली ये सैटन को जो है ग्लोरीफाई करता है, स्पेशली बुक फर्स्ट में पैराडाइज लॉस्ट की। सैटन सर्टेनली पोजेसेस हीरोइक क्वालिटीज़ इन पैराडाइज लॉस्ट। और जो सैटन है, शैतान जो था वो पैराडाइज लॉस्ट में हीरोइक क्वालिटी पोजेस करता है। बट इफ़ मिल्टन ग्लोरीफाइड हिम, पर जो यदि मिल्टन उसको ग्लोरीफाई करते हैं तो इट इज़ डन कॉन्शियसली, बट नॉविंगली और अननोविंगली मिल्टन इज़ नेवर ऑन द साइड ऑफ द डेविल। बट जो है जानबूझकर या अनजाने में मिल्टन जो थे कभी भी डेविल की पार्टी में नहीं थे। ओके, बट विलियम ब्लेक ने इनके बारे में रिमार्क कर दिया था फिर भी। नेक्स्ट, वेयर वाज जॉन मिल्टन बोर्न?
जॉन मिल्टन कहाँ पर इनका बर्थ हुआ था बताना है। ये भी आपका TGT 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका इनका जो बर्थ था वो लंदन में हुआ था 9 दिसंबर 1608 में। ओके, और इनका जो डेथ थी वो 1674 में हुई थी। चार्ल्स डर्टी डाइड इन 1638 वॉज हिज क्लोजेट बॉयहुड कंपेनियन। इनके बचपन के जो क्लोजेट कंपेनियन थी ये चार्ल्स डिडोटी, और जो 1638 में डेथ हुई थी। एफिथियम डेमोनिस एंड एलेजी कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन विच कमेमोरेटेड डिडोटी। और इन्होंने एक ये एलेजी लिखी थी एपिथियम, जो इन्होंने अपने फ्रेंड्स चार्ल्स डिडोटी को जो थी कमेमोरेट की थी इनकी मौत पर। ओके, नेक्स्ट द फेमस लाइन व्हाट दाउ द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट बेस्ट इज स्पोकन बाय। ये लाइनें कहाँ से ली गई है, मतलब किसके द्वारा बोली गई है ये? तो यहाँ पर सैटर्न सही होगा, सैटर्न के द्वारा ये पैराडाइज लोस्ट में बोली गई लाइनें हैं। और ये आपका TGT 2011 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वाज निकनेम्ड द लेडी ऑफ क्रिस्ट बाय हिज फेलो अंडर ग्रेजुएट्स। इनमें से कौन से पोएट का निकनेम था द लेडी ऑफ क्रिस्ट? उनके फेलो अंडर ग्रेजुएट्स ने जो रखा था। स्पोर्ट द करेक्ट नेम ऑफ द पोएट। करेक्ट नेम आपको पोएट का बताना है। तो फ्रेंड्स ये आपके थे मिल्टन, जिनको लेडी ऑफ द क्रिस्ट के नाम से उनके जो फ्रेंड्स थे बुलाते थे वो, जब वो कॉलेज में थे। इन 1625 द एट द एज ऑफ 16 की एज में जॉन मिल्टन एनरोल्ड एट क्रिस्ट चर्च कॉलेज एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। क्रिस्ट जो चर्च था उसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने एनरोल किया हुआ था। मिल्टन्स फेलो स्टूडेंट्स टीज्ड हिम अबाउट हिज फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड गेव हिम द निकनेम्ड द लेडी ऑफ द क्रिस्ट कॉलेज। उसके जो फेलो स्टूडेंट्स थे उसको चिढ़ाते थे, उसके जो गोरा रंग था उसके लिए, और उसको निकनेम दिया लेडी ऑफ द क्रिस्ट, इनके कॉलेज का जो लेडी था। ओके, सम ऑफ द फैक्ट्स द निकनेम लाइकली रिकॉल्स द बीटा डोनेटी, वन ऑफ द एनिशिएंट लाइव्स ऑफ द रोमन पोएट्स वर्जिल, हुज ऑथर claims Virgil was called the lady as a student because of his exemplary moral conduct। जो निकनेम है वो लाइकली रिकॉल्स करता है बीटा डिनोटी को, वन ऑफ द, ये जो एक रोमन पोएट वर्जिल थे उनकी लाइफ की प्राचीन लाइफ के बारे में बताते हैं। हुज ऑथर क्लेम्स, जिसके ऑथर जो है क्लेम्स करते हैं वर्जिल को, मतलब वर्जिल को भी कॉल्ड द लेडी बुलाते थे एज ए स्टूडेंट, उस मतलब स्टूडेंट के रूप में, क्योंकि वो एग्जाम्पलर थे मॉरल कंडक्ट, इनका जो मॉरल कंडक्ट था मतलब व्यवहार था उनका, उसके लिए उसको वो भी लेडी बुलाते थे, कॉल्ड द लेडी। ओके, आज के आपके 20 क्वेश्चंस जो हैं यहीं पर कंप्लीट होते हैं। ये आपको क्वेश्चन देखिए TGT 2009 में पूछा गया था। ओके, ये सीरीज़ जो 20 क्वेश्चंस की हमने शुरू की है, आज 20 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए थे, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपको 20 क्वेश्चंस आपके इसके कराएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।